तो लास्ट क्लास क्या पढ़े थे फिजिक्स में? सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़े थे ना। सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, सिस्टम ऑफ टू सिस्टम पार्टिकल, इनफिनिट, अगर इनफिनिट पार्टिकल्स हो या इनफिनिट पार्टिकल्स हो एक सिस्टम में, तो सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स क्या थे लास्ट 2 क्लासेस में। आज हम बात करेंगे रिजिड मास की। पहले रिजिड बॉडीज क्या होते हैं पहले ये समझ लो। रिजिड बॉडीज देखो, रिजिड बॉडीज उसे कहा जाता है अगर कोई बॉडी पे अगर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, ठीक है, कोई भी बॉडी है, अगर आप कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो लेकिन उसका साइज और शेप अगर चेंज ना हो, अगर उसका साइज और शेप चेंज ना हो, हम उस टाइप ऑफ बॉडी को बोलते हैं रिजिड बॉडी, ठीक है। लेकिन क्या इस दुनिया में ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट है जो रिजिड है? कोई नहीं है। चाहे तुम स्ट्रॉन्गेस्ट से मतलब मजबूत से मजबूत चीज भी ले आओ, उस पर अगर मैं प्रेशर या फोर्स डालूंगा तो वो दबेगा, शेप में तो चेंज होगा ही। चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट ले आओ, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन जो रिजिड बॉडी का डिफिनेशन होता है वो ये होता है कि अगर मैं कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक बॉडी पे लगाऊं और उसमें कोई भी साइज या शेप का चेंज ना हो, उस टाइप ऑफ बॉडी को हम बोलेंगे रिजिड बॉडी। बट मैंने तो अभी बोला कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ना। लेकिन हम जो पढ़ाई करते हैं या पढ़ते हैं वहां पे हम कंसीडर करते हैं जो सॉलिड है, जो सॉलिड या मेटल्स होते हैं, ठीक है, या फिर जो जैसे फॉर एग्जांपल स्टील, कॉपर, गोल्ड, दे आर रिजिड। लेकिन हम स्टील को भी टेम्परेचर से बढ़ा के मेल्ट कर सकते हैं, उस पर फोर्स देके उसको कंप्रेस या लंबा भी कर सकते हैं, करते हैं ना। नहीं तो तरह तरह के शेप्स के ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं? नहीं बन पाते अगर हम चेंज नहीं कर पाते। लेकिन फॉर आवर कन्वीनियंट या हमारे पढ़ाई को अच्छा करने या पढ़ाई को इजी करने के लिए हम ये मान के चलते हैं जो सॉलिड्स होते हैं या फिर जो मेटल्स होते हैं, आप बोल सकते हो, वो रिजिड बॉडी कहलाते हैं। मेटल्स भी नहीं, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स जो भी है, जैसे वुड भी हो गया या प्लास्टिक भी हो गया, उनको हम रिजिड बॉडी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये डस्टर, ठीक है, ये डस्टर को हम रिजिड बॉडी बोलेंगे। लेकिन अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूं तो क्या ये डस्टर के फॉर्म में रहेगा? मेल्ट हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा। लेकिन इस एनवायरमेंट में एट ऑप्टिमम टेम्परेचर ये डस्टर के फॉर्म में ही है ना। तो वैसे ही जो भी पार्टिकल्स या जो भी मटेरियल या सॉलिड पार्टिकल्स जो हम बोलते हैं उसको हम रिजिड बॉडी के हिसाब से या रिजिड बॉडी की तरह कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमारे पास, अगर रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, अगर मैं कोई भी परफेक्ट या फिर देखो कोई भी रिजिड या क्या बोलूं, कोई भी रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा या कहां पे प्रेजेंट होगा? सेंटर ऑफ मास, अच्छा रिजिड बॉडी समझे क्या है, इसको लिख लो। एनी बॉडी, जो मैंने अभी बोला उसको यहां पे 3 पॉइंट पे लिख दिया, ठीक है। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिजिड बॉडी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलूं इस डस्टर का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, बोलोगे कहीं ना कहीं बीच में। लेकिन एज बिकॉज ये हमें इस तरफ से रेक्टेंगुलर दिख रहा है लेकिन यहां से तो अनइवन है, तो जो सेंटर ऑफ एक्चुअल में क्या मिडिल में होगा, सेंटर में। अगर मैं ये मेजर करता हूं और 10 सेंटीमीटर निकलता है तो मतलब क्या 5 सेंटीमीटर पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका शेप रेगुलर रेक्टेंगल है नहीं, है ना। तो जो सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिजिड बॉडी कहां पे होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? एक तो वो कैसा है, कैसे शेप का है, ठीक है, पहला चीज उस पे, और दूसरा उसका जो मास है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं इस डस्टर का, अगर मैं इस तरफ से देखूं तो ये रेक्टेंगुलर दिखता है, लेकिन अगर इधर से देखूं ये कुछ ऐसे दिखता है, डोम शेप, है ना। अब जाहिर सी बात है अगर मैं इसी शेप का एक लकड़ी बना के लाऊं तो नीचे की तरफ वेट या मास ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ऊपर वाला पोर्शन, होगा या नहीं होगा? तो कोई भी बॉडी का या कोई भी रिजिड बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास वो कहां लाई करता है, वो किस चीजों पे डिपेंड करता है? एक तो वो किस शेप का बना है और दूसरा मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उस ऑब्जेक्ट का या उस बॉडी का, ठीक है। तो यहां पे और एक चीज लिख लेना। तो द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। पहला एक तो शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, दूसरा मास ऑफ द मास डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी। अब कुछ रेगुलर फिगर्स या कुछ रेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर्स के सेंटर ऑफ मास या पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास देखते हैं कहां पे होता है। मान लो ये हमारे पास एक रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, और ये यूनिफॉर्म रॉड है, लॉन्ग थिन यूनिफॉर्म रॉड जहां पे मास इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? इधर कहीं पे सेंटर पे होगा या नहीं होगा? होगा। अगर मेरे पास एक रिंग है, रिंग मतलब समझते हो, इसे बोलते हैं रिंग, ये वाला कड़ा, ये रिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा? इसके सेंटर में, यहां पे, ठीक है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ये भी सेंटर में होगा। और अगर मैं इधर डिस्क ले आऊं, डिस्क किसे बोलते हैं? यही रिंग स्ट्रक्चर है लेकिन इधर भी मास भरा हुआ होगा, ठीक है ना। जैसे दिखाता हूं, इसको भी डिस्क बोल सकते हैं, ठीक है। सर्कुलर है और बीच में भरा हुआ है, इसको भी हम डिस्क बोल सकते हैं। इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे ला करेगा?
ये हो गया सी, इसका भी सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेगा। अगर एक रेक्टेंगुलर सीट या रेक्टेंगुलर थिन लैमिना हो जाए, मतलब अगर मैं एक ऐसा पेपर ले लूँ, एक पेपर ऐसा ले लूँ, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? इसके सेंटर में। सेंटर मतलब कहाँ? दो डायगोनल जहाँ पे बाइसेक्ट या इंटरसेक्ट कर रहे होंगे ईच अदर को, यहाँ पे होगा। वैसे ही अगर मैं क्यूबॉइड के बारे में बात करूं तो क्यूबॉइड का कैसा होगा? इस रूम का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? देखो चारों ओर कहां पे होगा? देखो उस कॉर्नर से, रूम के उस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक मैं एक डायगोनल बना दूं, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर एक डायगोनल बना दूं, ठीक है। और एक तो इधर गया और एक इधर गया और एक कहां जाएगा? एक दो ऑपोजिट ये हो गया, फिर यहां से वहां, वहां यहां से वहां तो किया, यहां से यहां, फिर यहां से वहां। हाँ, ये दो डायगोनल्स जहां पे मीट करेंगे जिस सेंटर पे, वो होगा आपका कहां पे? लगभग कहीं इधर कहीं पे मीट करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास। मतलब अगर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर मिला दो और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर मिला दो, यहाँ पे जो बीच में ये वाला आएगा, इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ द क्यूबॉइड। अगर सिलेंडर ले लें, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? इसका एक्सिस, सीधा सीधा एक्सिस ड्रॉ कर दो और जो हाइट का आधा जहां पे होगा उधर ही उसका सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। स्फीयर, स्फीयर मतलब जानते हो बॉल, बॉल का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? बॉल के अंदर। अगर बॉल है तो बॉल के अंदर 3D में इमेजिन करने की कोशिश करो, बॉल को काट दिए तो उसके सेंटर में जो दिखेगा वहां पे सेंटर ऑफ मास होगा। यहाँ पे स्फीयर तो बना नहीं सकता, लेकिन कुछ ऐसा होगा, सॉलिड बॉल जो आप देखते हो, क्रिकेट बॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, उसको अगर काट दो तो बीच में जो सेंटर आएगा उसको हम बोलेंगे उसका सेंटर ऑफ मास। अब अगर ट्राइंगुलर लैमिना हो, और ट्राइंगुलर लैमिना मतलब वो कैसा भी हो सकता है, ये लिख चुके हो ना? ट्राइंगुलर लैमिना मतलब कुछ ऐसा अगर हो, कोई भी शेप का, कोई भी ट्राइंगल हो, आर्बिट्रेरी कोई भी ट्राइंगल हो, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे लग रहा है? यहां से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर दो, यहां से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर दो, यहां से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर दो, जहां तीनों ऑल्टीट्यूड मिलेंगे वो होगा उसका सेंटर ऑफ मास। ऑल्टीट्यूड मतलब पता है ना? परपेंडिकुलर टू द, सॉरी, बाइसेक्टिंग द ऑपोजिट साइड, ठीक है। उसके बाद अगर एक कोन आ जाए, कोन का कहां पे होगा? इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? यहाँ पे ऑल्टीट्यूड बोला ना मैंने, मीडियन, सॉरी मीडियन, जहां पे तीनों मीडियन मैं ऑल्टीट्यूड बोल रहा था, ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर होता है, सॉरी, मीडियन जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे। और ये कोन का क्या होगा? कोन का ये वाला क्या होता है? रेडियस, और इसको हम क्या बोलते हैं? हाइट। लेकिन अब तुम सोच रहे हो क्या सर इधर कहीं बीच में होगा? बीच में नहीं होगा। इसका सेंटर ऑफ मास, अगर आप कोई कोन प्रैक्टिकली इमेजिन करो तो नीचे की तरफ ज्यादा मास होगा एज कंपेयर टू ऊपर की तरफ, क्योंकि पतला होते हुए जा रहा है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो नीचे से h, अगर टोटल हाइट मान लो आपका h है तो नीचे से h/4 मतलब फोर्थ पार्ट यहां से पे कहीं लाई करेंगे, h/4 पार्ट ऑफ द हाइट, और वो भी बेस से, ऊपर से नहीं, बेस से h/4 पार्ट में इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। ये तो थे कुछ बेसिक रिजिड बॉडीज के सेंटर ऑफ मास और उसके लोकेशंस वो कहां पे लाए करते हैं। अब देखते हैं कि रोटेशनल मोशन के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। रोटेशनल मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी, ये टॉपिक बहुत बड़ा है, थोड़ा सब्र करके चलना, आराम आराम से पढ़ेंगे, हड़बड़ी नहीं, ठीक है। देखो ये एक रिजिड बॉडी है ना। अब इसको मैं चाहूं तो मैं ऐसे रोटेट कर सकता हूं, ऐसे रोटेट कर सकता हूं, या फिर ऐसे भी रोटेट कर सकता हूं, ऐसे, मतलब यार मेरा हाथ आ रहा है, लेकिन मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी रोटेट कर सकता हूं, ऐसे भी रोटेट कर सकता हूं, मतलब मैं कोई भी प्लेन के अलोंग इसको मूव करवा सकता हूं। और जब ये बॉडी मूव कर रहा है या रोटेट कर रहा है फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, यहाँ पे ये फिक्स है, ऐसे घूम रहा है, हाँ, तो ये जो मूव कर रहा है ये पूरा का पूरा डस्टर मूव कर रहा है या इसका कोई एक पार्टिकल मूव कर रहा है? पूरा का पूरा डस्टर मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं डस्टर को एक रोटेशनल मोशन दे रहा हूं तो इसका हर एक पार्टिकल भी उसी पाथ को फॉलो करते हुए मूव कर रहा है या ना? समझे? उसी चीज को हम डायग्रामेटिकली समझते हैं। अब उसी में से हम इक्वेशंस भी डिराइव करेंगे। मान लो ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया आपका जेड एक्सिस, ठीक है ना। यहां पे मैंने कोई बॉडी रैंडम सा रख लिया, ठीक है, ये उसका ओरिजिन है, ये सेंटर है और ये फिक्स्ड है। ओ, अब इसको मैंने क्या किया, इसको ऐसे मूव करवाने की कोशिश की विथ स्पीड ऑफ ओमेगा, विथ स्पीड ऑफ ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी, हमने ये पढ़ा हुआ है ना, या नहीं पढ़ा हुआ है? मान लो ओमेगा वेलोसिटी से मूव करने की कोशिश करवाया। अब इसका जो सेंटर ऑफ मास मान लो यहीं कहीं है, यहाँ पे, मतलब ये पूरा का पूरा ये जो सर्कुलर पाथ है ये पूरा का पूरा कवर करेगा,
और इसका हर पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ को कवर करते हुए आएगा। अगर ये बॉडी मूव करवाऊंगा मैं तो ये हर पोजीशन पे मूव करते हुए जाएगा या नहीं जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लूं यहां से यहां तक उसका जो डिस्टेंस है वो मान लो r वेक्टर है, ठीक है, और इसको अगर मैं यहां तक भी मूव करवा के ले आया, उसको कैसे बनाए, रैंडम डायग्राम बनाने में वही दिक्कत है। मान लो यहां तक कुछ ले आया, ठीक है, तो यहां से यहां तक इसका जो सेंटर ऑफ मास था यहां से यहां तक मूव करते हुए आ गया, तो थोड़ा बड़ा हो गया, यहां तक मूव करते हुए आया r डैश, मान लो यहां से यहां तक मूव करते हुए गया या नहीं गया। अब इसको ये पोजीशन, अब देखो जब इसको मैं घुमाऊंगा तो ये वाला मान लो p पॉइंट पे है, ये घूमते घूमते मान लो एक दूसरे पॉइंट पे आ जाएगा, p डैश पॉइंट आएगा या नहीं आएगा। और मूव किससे करवा रहे हैं, विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और उसका जो रेडियस है या जो पोजीशन है वो तो चेंज नहीं हो रहा है। r यहां पे भी था, यहां पे भी r होगा, कोई भी पॉइंट पे जाए वो r ही होगा या नहीं होगा। तो हमें क्या पता है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। नहीं समझ आया, एक्सेलरेशन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, और एंगुलर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। वही तो बोल रहा हूँ। तो अच्छा नींद आ रही क्या, नहीं ना, पेट फुल करके खा के आ गए होगे तो नींद लग रहा होगा। दोपहर का टाइम है और ठंड का मौसम है, पानी वानी नहीं पिए तो खाने के बाद, पियो या नहीं पियो, नहीं पियो, सच बताओ नहीं पियो। हाँ, अब खाने के बाद तुरंत, ठंड के दिनों में दोपहर को खाने के बाद तुरंत पानी पी लेना भाई। जो नींद आती है ना ठंड के मौसम में, बस कंबल के अंदर घुस जाओ और सो जाओ। जब मैं दोपहर को खाना छोड़ दिया हूँ मुझे नींद आता है बहुत। चलो, अल्फा इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब डी ओमेगा बाई डी टी होगा या नहीं होगा। अब डी ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा इंटू डी टी लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। मान लो इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। जब मान लो यहाँ पे जब टाइम हमारा 0 था, मतलब जब बॉडी यहाँ पे था टाइम हमारा 0 था, तो उसमें एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कितना हुआ करता था, मान लो ओमेगा नॉट हुआ करता था। मतलब एंगुलर वेलोसिटी, इसको लिख लो एंगुलर वेलोसिटी, मान लो ओमेगा नॉट हुआ करता था। लेट मतलब जब यहाँ पे है इसका वेलोसिटी एट दिस पॉइंट कितना है, मान लो ओमेगा नॉट। अब जब टाइम यहां से घूम के ये यहां तक जब पहुंचा, मान लो टाइम तब तक लग गया मान लो टी, ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी यहां पे पहुंचते पहुंचते मान लो हो गया आपका ओमेगा। लेट मान लो, मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं। अब अगर मैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करूं तो डी ओमेगा का इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट कहां से कहां तक, ओमेगा नॉट से ओमेगा तक, विल बी इक्वल टू अल्फा डी टी, और कहां से कहां तक, 0 से लेकर टी तक कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड बाय यूजिंग लिमिट्स। तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा होगा, और कहां से कहां तक, ओमेगा नॉट से लेकर ओमेगा तक, विल बी इक्वल टू अल्फा यहाँ पे कांस्टेंट है, हम यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं, जो एक्सेलरेशन हो रहा होगा वो यूनिफॉर्म हो रहा होगा, मतलब हमारा जो हाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो अल्फा हमारा कांस्टेंट हो गया, तो बाहर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dt। इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता है, t, और कहां से कहां तक लिमिट, 0 से लेकर t तक। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू टी मिलेगा। तो ओमेगा विल बी इक्वल टू कितना, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, होगा या नहीं होगा। अगर मैं इसको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के साथ कंपेयर करूं, v इज इक्वल टू u प्लस at के साथ, ये सिमिलर होता है। v क्या होता था, फाइनल वेलोसिटी, ओमेगा क्या है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा नॉट क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। यहां पे क्या हुआ करता था, u हुआ करता था जो कि क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। यहां पे a हुआ करता था जो कि है लीनियर एक्सेलरेशन, और यहां पे अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, और यहां पे भी t हुआ करता था, और यहां पे भी टाइम इंटरवल। तो रोटेशनल मोशन के लिए भी ये जो फॉर्मूला है या जो इक्वेशन है वो ये निकल के आया या नहीं आया। इसका हेडिंग क्या देना, इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन, इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। हालांकि ये कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन इसको अगर आप सीधा सीधी कंपेयर करके करते न्यूटन लॉ ऑफ इक्वेशन से तो 5 मिनट में समझ जाते, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता, लॉजिक समझ में नहीं आता। मैं अगर बोल देता, जैसे फॉर एग्जांपल हम बोले थे मोशन अंडर ग्रेविटी में v इक्वल टू u प्लस at होता है, और अगर ग्रेविटी आ गया तो एक जगह पे g डाल दो, मैं वो भी बोल के इसको करवा सकता था, लेकिन समझ नहीं आएगा। जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है वो थोड़ा 3D इमेजिनेशन चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो इसलिए आपको एक डेरिवेशन, और ये इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। हाँ, और पता हो तो क्वेश्चन सॉल्व करने में और आसानी हो जाती है। आगे जब हम टॉर्क वगैरह पढ़ेंगे ना तो ये सब चीजें यूज होंगी। नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे टॉर्क और इक्विलिब्रियम वगैरह, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, वो सब पढ़ेंगे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, समझे या नहीं समझे, समझे। अब ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा क्या है,
वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, है ना। चलो, वेलोसिटी इक्वल टू फॉर्मूला क्या हुआ करता था, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हुआ करता था। तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना, यहां से ये पोजीशन था, फिर यहां तक पहुंचा, मतलब यहां पे से कुछ एंगल मूव किया जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम इसे बोलते हैं। सर्कुलर मोशन में बताया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी थीटा अपॉन डी टी। तो ओमेगा इक्वल टू आपका क्या आ गया, डी थीटा अपॉन डी टी। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया, डी थीटा अपॉन डी टी। अब इसको मैं अगर सॉल्व करूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ओमेगा डी टी इक्वल टू डी थीटा, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अब अगर मैं यहां पे थोड़ा वैल्यूज पुट करने की कोशिश करूं, अगर मेरा जब टाइम मेरा जीरो है, तो यहां पे ये जो बॉडी है इसका ये कितना एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा था, हैं 0 डिग्री बना रहा था ना। तो जब टाइम जीरो हुआ, डिग्री क्यों लिखा हूं, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। तो टाइम जब टी हुआ तो थीटा कितना हो जाएगा, या एंगल कितना हो जाएगा, थीटा के बराबर, क्योंकि थीटा एंगल मूव किया यहां से यहां तक, होगा या नहीं होगा, यहां तक समझे या नहीं समझे, समझे। अब इक्वेशन को हम, इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे, तो डी थीटा का इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डी टी, और यहां पे डी थीटा कितना है, लिमिट क्या होगा 0 से लेके थीटा तक, और यहां पे लिमिट क्या होगा 0 से लेके टी तक, होगा या नहीं होगा। अब इस ओमेगा का वैल्यू हम यहां से भी निकाल चुके हैं, विच इज ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। तो इस ओमेगा की जगह पे मैं अगर ये डाल दूं, अब इस डी थीटा को थीटा कर देते हैं, और लिमिट कहां से कहां तक 0 से लेके थीटा इक्वल टू ओमेगा की जगह पे डाल दो ओमेगा प्लस अल्फा इंटू टी इंटू डी टी, और ये हो गया इसका लिमिट, होगा। तो ये कितना हो जाएगा, थीटा माइनस 0, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा डी टी, ओमेगा यहाँ पे कौन, सॉरी ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो फिक्स्ड है या नहीं है, फिक्स्ड है। तो ओमेगा नॉट बाहर आ जाएगा, और dt का इंटीग्रेशन t, और लिमिट कहां से कहां तक 0 से लेके t तक, फिर प्लस यहाँ पे अल्फा, मैंने क्या स्टार्टिंग से बोला, जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो अल्फा बाहर आ गया, और t dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t स्क्वायर अपॉन 2, तो लिमिट 0 से लेके t, ये होगा। ये कैसे हुआ, बाय 2, हाँ, हे भगवान, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इक्वल टू क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, n कितना है उधर, 1 प्लस 1 कितना होता है 3, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी माइन टी की जगह पे t, तो t ये आ गया, माइनस 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस अल्फा इंटू टी डाल दो, तो टी स्क्वायर बाय 2, ये आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व करें, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया। और सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या हुआ करता था, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसी के साथ मैच कर रहा है। एस क्या है, डिस्टेंस, यहाँ पे थीटा क्या है, एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ओमेगा नॉट क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, टी टाइम इंटरवल, टी टाइम इंटरवल, हाफ का हाफ, ए यहाँ पे है, यहाँ पे आ गया अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, और यहाँ पे भी टी टाइम इंटरवल, यहाँ पे भी टी स्क्वायर। वही सेम इक्वेशन है, लिख लो, उसके बाद थर्ड इक्वेशन पे भी चलेंगे। अब आते हैं तीसरे इक्वेशन पे। तीसरा इक्वेशन क्या होता है, देखो मान लो अल्फा इक्वल टू, अभी हमने क्या लिखा था, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, ये लिखे थे। अब इसको अगर मैं ऐसे करूं, डी ओमेगा अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी, कुछ प्रॉब्लम है? तो ये डी थीटा अपॉन डी टी हमारा क्या बन जाएगा, ओमेगा बन जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू कितना बन गया, डी ओमेगा बाय डी थीटा, हाँ डी ओमेगा बाय डी थीटा इंटू ओमेगा होगा। अब ये डी थीटा को इस तरफ ले आएंगे तो अल्फा डी थीटा इक्वल टू कितना बन जाएगा, ओमेगा डी ओमेगा, बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। अब इसका लिमिट निकालते हैं। जब टाइम हमारा टी होगा, जब टाइम हमारा टी होगा, सॉरी टाइम हमारा जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो, मतलब थीटा इक्वल टू जीरो, और ओमेगा इक्वल टू कितना होगा, ओमेगा नॉट के बराबर इनिशियल वेलोसिटी। जब टाइम हमारा टी होगा, थीटा हमारा कितना हो जाएगा, थीटा के बराबर, और ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, या एंगुलर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू ओमेगा, होगा या नहीं होगा। अब इस इक्वेशन को, ये मान लो इक्वेशन 1, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा डी थीटा, और लिमिट कहां से कहां तक लगेगा, जीरो से लेके थीटा तक, विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू डी ओमेगा, और लिमिट कहां से कहां तक लगेगा, ओमेगा नॉट से लेके ओमेगा तक लगेगा या नहीं लगेगा।
अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये कितना बन जाएगा, अल्फा कांस्टेंट है तो अल्फा बाहर, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा और लिमिट कहां से कहां तक आ जाएगा, 0 से लेकर थीटा तक इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बाय 2 और लिमिट कहां से कहां तक लगेगा, ओमेगा नॉट इंटू ओमेगा। लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा। अब इसको अगर सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू थीटा माइनस 0 मतलब अल्फा इंटू थीटा इज इक्वल टू, ये कितना बन जाएगा, पहले ओमेगा डालेंगे तो ओमेगा स्क्वायर बाय 2 माइनस ओमेगा नॉट डालेंगे तो ओमेगा नॉट का स्क्वायर बाय 2 तो ओमेगा नॉट का स्क्वायर बाय 2। अब इधर से अगर 1/2 कॉमन ले ले तो इस तरफ 2 आ जाएगा तो 2 अल्फा इंटू थीटा बनेगा, विच इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। इसको अगर थोड़ा सजा के लिखें तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। बनेगा या नहीं बनेगा। और ये इक्वेशन हमारा किसके साथ सिमिलर है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as के साथ सिमिलर है या नहीं। तो ये तीन इक्वेशंस जो अभी हमने निकाले, इन इक्वेशंस को क्या बोलते हैं, इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशंस। समझ में आया, क्या क्या पढ़ा, रिजिड बॉडी पढ़ा, रिजिड बॉडी में सेंटर ऑफ मास कहां पे रहेगा वो पढ़ा, और अगर एक रिजिड बॉडी को हम मूव करवा रहे हैं इन्हें फ्रॉम इन ए प्लेन विथ ए फिक्स्ड पॉइंट, अगर यहां पे मैं इसको फिक्स कर दूं और मूव करवाऊं रोटेशन, तो वो कौन से इक्वेशन को कैसे इक्वेशन को फॉलो करेगा वो भी हमने देखा है ना। इसके ऊपर एक छोटा सा एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं फिर खत्म करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, द एंगुलर स्पीड ऑफ ए मोटर व्हील इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1200 आरपीएम टू 3120 आरपीएम इन 16 सेकंड। मतलब पहले उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था, v0 1200 आरपीएम और फाइनल कितना हुआ बढ़ा के 3120 आरपीएम। आरपीएम मतलब क्या होता है, रिवोल्यूशंस पर मिनट, है ना। इसको पहले हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1200 बाय 60 आरपीएस, तो 0 से 0 गेट्स कैंसिल, 6 2 जा 20 आरपीएस हो गया। मतलब एक सेकंड में कितना आरपीएस हुआ, 20 आरपीएस होगा ना। और इसको भी अगर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 3120 डिवाइडेड बाय 60, तो 0 से 0 गेट्स कैंसिल, 6 5 जा 30, 6 2 जा 52 आरपीएस। मतलब पहले जो वेलोसिटी ऑफ द मोटर था वो कितना था 20 आरपीएस में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि सेकंड में चाहिए मुझे, सेकंड 16 सेकंड में बोला है। और फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया 52 आरपीएस, मतलब एक सेकंड में 52 चक्कर काट रहा है, ठीक है ना। और ये एक सेकंड में पहले कितना चक्कर काट रहा था, 20 चक्कर काट रहा था, उसको बढ़ा के कितना किया गया 52 आरपीएस किया गया। अब यहां पे मुझे ओमेगा निकालना है, ओमेगा नॉट और ओमेगा ये निकालना है, क्योंकि ये तो आपको वेलोसिटीज गिवन है ना। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, ये तो आपको नॉर्मल वेलोसिटी गिवन है, तो ये कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपसे बताया भी होगा जब सर्कुलर मोशन करवा रहे थे, तो 2 पाई v नॉट ये इसका फॉर्मूला है, अगर नहीं बताया था तो अभी है, ठीक है। और इसके लिए भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 पाई v, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू 20 रेडियन पर सेकेंड, और ये हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू 52 रेडियन पर सेकेंड। ये इसका वैल्यू कितना होगा 40 पाई रेडियन पर सेकेंड, और ये कितना हो जाएगा 404 पाई रेडियन पर सेकेंड। होगा या नहीं होगा, निकल गया ओमेगा और ओमेगा नॉट। मुझे पहला चीज क्या पूछा, व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, तो अल्फा विल बी इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाय टी, है ना, ये बिट 1। तो कितना हो जाएगा, ओमेगा कितना है 104 पाई माइनस 40 पाई बाय 16, ये होगा या नहीं होगा। दिस वन विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 464 पाई बाय 16 से काटे तो 4, दैट विल बी इक्वल टू 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये उसका एक्सेलरेशन हो गया। मतलब इधर से इस स्पीड तक जाने में इन 16 सेकेंड उसे कितना एक्सेलरेशन करना पड़ा, 4 पाई का एक्सेलरेशन करना पड़ा। समझ रहे हो या नहीं, समझ रहे हो ना। चलो उसके बाद बिट 2 में क्या पूछा, ये लिख ले जल्दी लिखो। ठीक है, उसके बाद बिट 2 में क्या पूछा है, बिट 2 में पूछा है हाउ मेनी रिवोल्यूशंस डज द व्हील मेक ड्यूरिंग दिस टाइम। कितना एक हाउ मेनी, इस 16 सेकंड में उसने कितना चक्कर काटा ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब इस 16 सेकंड में उसने कितना चक्कर काटा होगा। तो पहले हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस कवर्ड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। बिट 2 थीटा इक्वल टू कितना हो गया, फॉर्मूला अभी बताया था, ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर। ये होगा या नहीं होगा। तो ओमेगा नॉट कितना है 40 पाई इंटू टी कितना है 16 सेकंड में पूछा है, हाँ, तो इंटू 16 प्लस हाफ इंटू अल्फा, अल्फा कितना निकला था 4 पाई,
इंटू टी का स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर, होगा या नहीं होगा? यहां से 2 और यहां से 2, 4 गेट्स कैंसिल 2, तो ये कितना बन जाएगा 16 4 जा 64, 640 पाई प्लस 16 का स्क्वायर कितना होता है 36 6 7 8 9 6 1 6 5 1 256 इंटू 2 12 10 11 4 5 512 पाई 512 पाई, ये होगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 2 5 11 इतना पाई, तो 16 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया या कितना रिवॉल्यूशन डिस्टेंस कवर किया, रिवॉल्यूशन नहीं, कितना डिस्टेंस कवर किया, हम थीटा निकाले ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो कितना डिस्टेंस कवर किया 1152, तो टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, डिस्टेंस अगर इतना है तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना होगा थीटा बाय 2 पाई, ये एक फॉर्मूला है, अगर पता नहीं है तो साइड में लिख लेना, थीटा बाय 2 पाई, और ये थीटा इक्वल टू कितना हो गया, कितना डिस्टेंस कवर किया 1152 पाई। अच्छा ये फॉर्मूला कहां से आया ये समझ में नहीं है, समझा दूं, देखो थीटा बाय 2 पाई एक रिवॉल्यूशन में वो कितना, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करेगा, पाई पाई तो होता है 180 डिग्री, 2 पाई ना, तो ये अगर डिस्टेंस है तो टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस बाय 2 पाई होगा, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आ गया, तो कितना हो जाएगा 1152 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो पाई पाई से गेट्स कैंसिल, 2 से कटा तो 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, तो 576 रिवॉल्यूशंस इन 16 सेकंड, मतलब 16 सेकंड में यहां से यहां तक जाने में उसने कितना चक्कर काट लिया, 576 चक्कर काट लिया। समझे या नहीं समझे, पक्का लिख लो। नेक्स्ट क्लास हम टॉर्क वगैरह के बारे में बात करेंगे, ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।